हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एड्स। द वर्ड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि इसमें इम्यून सिस्टम में डिफिशिएंसी होती है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज़। लाइफ टाइम के दौरान ही एक्वायर्ड होता है, ये कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं है। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। एड्स was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million persons। मतलब एड्स 1981 में पहली बार रिपोर्ट करी गई और पूरे वर्ल्ड वाइड इसने 25 मिलियन लोगों को किल किया है। एंड इज़ कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका कॉज क्या है ये भी आपको याद रखना है, HIV के कारण होता है एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण। ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के ग्रुप वायरस के कारण ये होता है, एक मेंबर है ये भी HIV, which have an envelope enclosing the RNA genome। Transmission of HIV infection generally occurs by किस से HIV फैलता है। पहला देखिए, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। किसी को एड्स हो रखा है, उसका आपको खून चढ़ा दिया जाए, मतलब किसी बंदे को खून चढ़ा दिया जाए तो उससे ये हो सकती है क्या बोलते हैं, एड्स। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स। जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, ड्रग एडिक्टेड पर्सन होते हैं, वो उनके पास पैसे तो होते नहीं है ना, क्यों? वो नशे कर रहे होते हैं, बहुत महंगे महंगे होते हैं वो ड्रग्स। तो वो एक ही इंजेक्शन से, एक ही निडल से आपस में उनका पूरा ग्रुप होता है, एक ही निडल से आपस में वो लोग ड्रग ले लेते हैं, जिसके कारण एड्स फैल जाता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन में होगा तो वो उन सब में फैल जाएगा, उन पूरे सारे ग्रुप को फैल जाएगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर किसी मदर को एड्स है तो प्लेसेंटा के थ्रू उसके चाइल्ड को भी हो सकता है। सो पीपल who are at high risk of getting this infection includes individual। अब बता रहे हैं कि किस किस को ये इन्फेक्शन होने के हाई रिस्क है। इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, वही चीज़ होगी जो उसमें पहला पॉइंट दे रखा था। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंटरवेनियसली, जो ड्रग लेते हैं एक ही उससे निडल से। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, जो इंडिविजुअल बार बार में ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, ब्लड खून चढ़वाते हैं, उनमें हो सकता है किसी बच्चा हो गया, किसी इन्फेक्टेड मदर्स के बच्चा है तो उसको भी हो सकता है। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? क्या आपको पता है कि कब लोगों को बार बार खून चढ़वाना पड़ता है? फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट सच कंडीशंस। ये हमें पता ही है कि कब खून चढ़वाना पड़ सकता है, या तो एनीमिया हो, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, उसमें चढ़वाना पड़ सकता है ना, या ऐसे ही और भी एक आधा हो सकता है कारण, यही हो सकते हैं मेन तो कारण। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज़ नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। हम आपस में टच करते हैं, उससे HIV एड्स नहीं फैलता है। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। ये सिर्फ बॉडी के फ्लूइड्स से ही फैल सकता है। हम आपस में फिजिकल टच कर रहे हैं, हैंडशेक कर लिया, इन सब से नहीं फैलता है HIV। ये हमारे
बॉडी फ्लूइड्स के दौरान के थ्रू फैलता है, सच एज ब्लड एंड other fluids. It is hence imperative for the physical and physiological well-being that the HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society. कि जो HIV किसी को एड्स हो गया तो उनको ये नहीं है कि अलग नज़रिए से देखना नहीं चाहिए, ना ही उनको फैमिली से मान लो अलग कर दिया, सोसाइटी से अलग अलग सा वो बंदा रहने लग जाए, उनके साथ अलग बिहेव नहीं करना चाहिए. देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम. हमेशा कुछ ना कुछ टाइम होता है जब इन्फेक्शन दिखता है, एड्स के सिम्टम दिखते हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ टाइम ज़रूरी होता है. ये टाइम पीरियड वेरी कर सकता है, कुछ महीनों में भी एड्स के सिम्टम दिख जाए और 5-10 साल में भी दिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्सनस इम्यूनिटी. ठीक है, अगर जल्दी दिख गए तो क्या पता उसको थोड़ा बचाया जा सके इंसान का, लेकिन 5-10 साल बाद अगर दिख रहे हैं एड्स के सिम्टम तो तब तक वो उस बंदे की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर चुका होगा और इलाज भी शायद मुश्किल हो जाए और ज़्यादा. आफ्टर गेटिंग इन टू द बॉडी ऑफ द पर्सन के बॉडी में जाने के बाद द वायरस एंटर्स इन टू मैक्रोफाजेस. वायरस मैक्रोफाजेस के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे RNA जीनोम ऑफ द वायरस, जहाँ पे RNA जीनोम खुद को रेप्लिकेट करता है और DNA को भी वायरल बना देता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इसकी मदद से द वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल्स DNA एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स. वायरल जो DNA होगा वो जो होस्ट सेल DNA है उसको भी उसको भी इन्फेक्ट करेगा डायरेक्टली और वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर लेगा. द मैक्रोफाजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट्स लाइक ए HIV फैक्ट्री. और जो मैक्रोफाजेस था जहाँ पे RNA जीनोम रेप्लिकेट होके DNA को वायरल कर रहा था, वो मैक्रोफाज और ज़्यादा वायरस प्रोड्यूस करेगा और इसी तरह ये एक HIV फैक्ट्री के जैसे बन जाएगा. इसी तरह ये HIV फैक्ट्री की तरह बन जाएगा. साइमल्टेनियसली HIV एंटर्स इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट्स. साथ ही साथ में जो HIV है, ये जो वायरस है, ये T लिम्फोसाइट पे भी हेल्पर T लिम्फोसाइट उसके अंदर एंटर करेगा, रेप्लिकेट करेगा और अपनी प्रोजनी बना लेगा. वायरस की प्रोजनी जो है ब्लड रिलीज्ड इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट. जो प्रोजनी वायरस और प्रोड्यूस हुआ वो बाद में ब्लड में हेल्पर T लिम्फोसाइट्स पे अटैक करेगा. दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी. और जैसे जैसे वो और ज़्यादा पे अटैक करता जाएगा, हेल्पर T लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे बॉडी में. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान द पर्सन सफर्स फ्रॉम बॉट्स ऑफ फीवर, बुखार आ सकता है, डायरिया एंड वेट लॉस, वजन कम हो सकता है, डायरिया हो सकता है. ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट्स सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगी एंड इवन पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा. क्योंकि उस इंसान की जिसको एड्स हुआ उसकी इम्यूनिटी कम हो गई तो उसे और भी ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ेगा और लोगों की कंपैरिजन में. जो नॉर्मल पर्सन होगा उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा बीमार पड़ेगा. द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनो डिफिशिएंट दैट ही और शी इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शंस. और वो ज़्यादा इम्यूनो डिफिशिएंट होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई तो वो खुद को प्रोटेक्ट भी अच्छे से नहीं कर पाएगा उस इन्फेक्शन से. ए वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, अलीसा भी जिसे हम कहते हैं.
क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है एड्स के लिए? एलिसा, याद रखना है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज़ ओनली पार्शली इफेक्टिव। जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से, तो वो पार्शली इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज़ इनएविटेबल। मतलब कि वो उस इंसान को मतलब मदद कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन उससे उसकी डेथ तो हो ही जाएगी काफ़ी थोड़े टाइम बाद। इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ एड्स तो बस यही है कि अपना क्योर करो, प्रिवेंट करो। एज एड्स हैज़ नो क्योर, कोई इलाज नहीं है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्रिवेंशन करो, इससे बचो। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर partners and is not something that happen inadvertently like pneumonia or typhoid. Of course, infection in blood transfusion patients, newborns, etc. may take place due to poor monitoring. मतलब कि ये कोई अलग बिहेवियर नहीं है, अलग स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स। जैसे निमोनिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, वो उस जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, तो जनरली लोग इतना उसे टेस्ट नहीं करवाते हैं, जिसके कारण वो और बढ़ता चला जाता है ना। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो गया न्यूबॉर्न बेबी में, मदर के प्लेसेंटा के थ्रू अगर फैल रहा है, तो वो उससे अच्छे से जांच नहीं किया गया उस ब्लड को, या फिर प्रेग्नेंट मदर को के टेस्ट अच्छे से नहीं किए गए, उसके कारण होता है। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बिन राइटली सेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। भाई मतलब इग्नोर नहीं करना है इसे। अगर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उसे चेक करवाना चाहिए। इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंट्री में NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs, ऑल जो NGOs हैं आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। बहुत सारे लोगों को इस बारे में बताते हैं, उसके अवेयरनेस फैलाते हैं। WHO हैज़ स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए WHO ने। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स सेफ फ्रॉम HIV। ब्लड बैंक्स में ब्लड को जो है HIV से सेफ रखा जाए, ये इंश्योर करना। इंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स। पहले जो है नीडल्स को स्टरलाइज किया जाता था, उसी नीडल को स्टरलाइज करके फिर यूज़ करा करते थे, लेकिन जब एड्स बहुत ज़्यादा फैला तो उसके बाद में यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम हो गया नीडल के केस में। Syringes in public and private hospitals and clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करना, कॉन्डम्स को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करना, advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV in susceptible populations are some such steps taken। अब इसके लिए ये स्टेप करे जा सकते हैं कि रेगुलर कोई सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो रेगुलर चेकअप हो HIV के लिए। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। ऐसे इनका जो इन्फेक्शन है वो छुपाया नहीं जा सकता, सिंस देन द इन्फेक्शन बी स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों में फैल सकता है, इसीलिए इसको छिपाना नहीं चाहिए। HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प, उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, सिंपैथी की ज़रूरत होती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग shunned by society unless society recognizes it as a problem to be dealt with in collective manner. The chances of wider spread of the disease increase manifold। वही सेम चीज़ है। इट इज़ अ malady that can only be tackled by the society and medicinal fraternity acting together to prevent the spread of disease। ये बस हमारा सोसाइटी के साथ में टैकल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, थ्रू अवेयरनेस के थ्रू और
भाई एजुकेट करने के थ्रू पीपल्स को, सम प्रिवेंशन के थ्रू, मेडिकल उसका इलाज हो उसके थ्रू, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज़। बस यही कारण है, इसको इसी से बचाया जा सकता है। अब आते हैं कैंसर पे। कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट dreaded disease of human beings and is a major cause of death all over the globe। कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है और बहुत बड़ा कारण है डेथ का पूरे वर्ल्ड वाइड। मोर देन 1 मिलियन इंडियंस सफ़र, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं कैंसर, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। और हर साल काफ़ी सारे लोग इससे मर रहे हैं। द mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, its treatment and control have been some of the most intense areas of research in biology and medicine। इसके लिए बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी मेडिसिन्स के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करी जाती है। अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, तो वो पहले इतने ज़्यादा कैंसर केसेस नहीं होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब अब तो गाँवों में भी बहुत कैंसर के केस मिल जाते हैं भाई। और एक बार मतलब लोगों में एक तो ये क्या है कि कैंसर का नाम सुन लिया तो भाई ऐसा होता है कि ये तो बचना मुश्किल है ही इतनी खतरनाक बीमारी जो है ये। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज़ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कैंसर सेल्स में देयर इज़ ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। कैंसर सेल में जो है रेगुलर जो मैकेनिज़्म है वो चेंज हो जाता है थोड़ा। नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिटिंग देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। हम नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन कहते हैं, जिससे जो है सेल की ग्रोथ को रोका जाए, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोका जाए, ये सब होता है। मतलब जितनी ज़रूरत है उतने ही सेल बने, दैट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन। कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके कारण कैंसर सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। इसीलिए जो है कैंसर सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लग जाते हैं, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर 2 प्रकार की होती हैं, बेनिग्नन और मैलिग्नेंट। बेनिग्नन ट्यूमर जो है नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज। बेनिग्नन ट्यूमर जो है एक ही लोकेशन पे फैलती है और किसी भी पार्ट पे वो नहीं जाएगी और थोड़ा नुकसान पहुंचाती है। वेयर एज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑन द अदर हैंड आर ए मास ऑफ प्रोलिफेरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। जहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होती हैं, बहुत जल्दी ग्रो होती हैं, ग्रो वेरी रैपिडली, इनफेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। आसपास के जो नॉर्मल टिश्यू हैं उनको डैमेज करती है। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो देयर ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिशंस। जैसे जैसे वो सेल डिवाइड करेगा, बड़ा होगा, तो पास वाले जो नॉर्मल सेल होंगे उसके साथ भी वो ज़रूरी न्यूट्रिशंस के लिए compete करेगा। सेल्स स्लोड from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they get lodged in the body they start a new tumor there। ये जो है slowed from such tumors, ब्लड के थ्रू कहीं भी दूसरी साइट पे जा सकता है ये वाला ट्यूमर, और बाद में जो नई साइट होगी वहाँ पे भी ये ग्रो हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस, इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। इन द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, सबसे खतरनाक
प्रॉपर्टी है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की, मेटास्टैसिस। क्योंकि देखिए एक जगह पे तो ये बना ही रहा है, फैल ही रहा है, लेकिन अगर वो कहीं दूसरी साइट पे चला गया तो वहाँ पे भी वो स्प्रेड करना शुरू कर देगा, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गया। कॉजेज़ ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। नॉर्मल सेल्स में कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स चले जाना फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। इन एजेंट्स को कार्सिनोजेंस कहते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरेज के कारण हो सकता है, गामा रेज। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी हो गया, इन सब के कारण डीएनए के अंदर डैमेज होता है और न्यू प्लास्टिक सेल बन जाते हैं, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको के अंदर भी केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है, तभी तो कहते हैं कि स्मोक नहीं करना चाहिए है। बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, इसके कारण लंग कैंसर होता है सबसे ज़्यादा स्मोक के कारण। कैंसर कॉजिंग वायरस इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। कैंसर कॉज करने वाले वायरस को कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। हैव जीन्स called viral oncogenes. Furthermore, several genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in normal cells, which when activated under certain conditions. देखिए ओंकोजेनिक, ये जो वायरल ओंकोजन है, इनमें ये जो है नॉर्मल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस में, तब कैंसर बनता है। कुड लेड टू ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। कैंसर डिटेक्शन, अच्छा कैंसर ये हो गया कि कैंसर क्या होता है, कॉजेज ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इस पे 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है इसको। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर को कैसे पता लगा सकते हैं वो चीज़। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेस। अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है इसके लिए। कैंसर डिटेक्शन इज़ बेस्ड ऑन बायोप्सी पे बेस्ड होता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ द टिश्यू की स्टडी एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट ऑफ फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकेमाइसिस। इन बायोप्सी के अंदर एक पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट किया जाता है पतले पतले सेक्शंस में, इज स्टेन्ड, और वहाँ पे स्टेन किया जाता है, बाद में उसे टेस्ट किया जाता है, एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट किया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती हैं, जब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं वो बाय ए पैथोलॉजिस्ट। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी थ्रू एक्सरे, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई, इनके कारण भी कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है थ्रू एक्सरे, सीटी और एमआरआई इसके थ्रू इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस एक्सरेज जनरेटेड 3 डायमेंशनल इमेज। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है सीटी, इससे एक्सरे की मदद से 3 डायमेंशनल इमेज बनाई जाती है इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की, जिससे पता लगता है। एमआरआई यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एमआरआई के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू, और बाद में जो भी चेंजेस हैं टिश्यू में वो स्टडी किया जा सकता है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स को एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, जिससे भी पता लग सकता है कैंसर का। टेक्निक्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी कैन बी molecular biology can be applied to detect. Techniques of molecular biology
अप्लाई की जाती है डिटेक्ट जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेंट सस्पेक्टेबिलिटी भी कहीं हो गई हो, ये सब चेक करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स, इन जीन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए विच प्रीडिस्पोज an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible. Example, tobacco smoke in case of lung cancer. कुछ केसेस में जो है उसको पेशेंट को एडवाइस किया जाता है प्रिवेंशन के लिए, कैंसर के जो भी हो सकते हैं उन सब के प्रिवेंशन के लिए कोई कार्सिनोजन हो जो लग रहा हो कि भाई इससे उसको कैंसर हुआ होगा, उसे प्रिवेंट करने के लिए, जैसे टबैको हो गया लंग कैंसर के केस में, इससे बचने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, द कॉमन अप्रोचेस, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी हो सकती है इन द केस ऑफ ट्यूमर, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, ट्यूमर सेल्स are irradiated lethally, taking proper care of normal tissues surrounding the tumor mass. Several chemotherapies drugs are used to kill cancer cell. काफ़ी सारे कीमोथेरेपी ड्रग्स दी जाती हैं ट्यूमर मास को उसको किल करने के लिए, कैंसर सेल को। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स, काफ़ी इनमें से कुछ जो है पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए भी स्पेसिफिक होती हैं। कीमोथेरेपी में देखिए आपने देखा होगा कई जिनको कैंसर होती है सारे बाल उड़ जाते हैं उनके बेचारों के, तो कीमोथेरेपी के कारण वो होते हैं। और पेशेंट सफ़र तो करता ही बीमारी से, लेकिन जब कीमोथेरेपी होती है तो भी उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर हो गया। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एट्सेट्रा, है ना, जैसा कि बताया मैंने। काफ़ी सारे जो इसके इफ़ेक्ट हैं, इससे हेयर लॉस हो सकता है, खून की भी कमी हो सकती है, एनीमिया इसके साइड इफ़ेक्ट हैं इन सारी ड्रग्स के। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब की मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, therefore the patient are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon which activates their immune system and help in destroying the tumor। काफ़ी इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिवेट करने के लिए पेशेंट को कुछ सब्सटेंस दिए जाते हैं जिसे अल्फ़ा इंटरफेरोन कहते हैं, जिससे ट्यूमर को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये था हमारा इस वीडियो में एड्स हमने पढ़ लिया, कैंसर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।